क्वेश्चन ये है कि आपके पास जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास आउट करेगा तो क्या होगा, उस कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। सिंस करंट इज एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड? द फर्स्ट वन इज ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज एंड द सेकेंड वन इज ड्यू टू मूविंग चार्ज। अब जब स्टेशनरी चार्ज है, चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, स्टेशनरी चार्ज के इर्द गिर्द हमेशा कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जबकि करंट जो होता है दैट वुड बी ज़ीरो बिकॉज इट इज़ नॉट मूविंग। जब ये मूव ही नहीं करेगा तो करंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब आप चार्ज को मूव कराएं, जब चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा? करंट पैदा होगा, और जब करंट प्रोड्यूस होगा तो उसके सराउंडिंग में क्या चीज़ होगी? मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इन दोनों पॉइंट्स के लिए देखते हैं कि द फर्स्ट वन इज़ चार्ज इज़ स्टेशनरी। व्हेन चार्ज इज स्टेशनरी तो करंट क्या होगा? दैट वुड बी ज़ीरो, और जब ज़ीरो होगा तो एम्पेयर्स लॉ की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2πr। व्हेन आई इज़ ज़ीरो, जब ये ज़ीरो होगा तो ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ज़ीरो होगा तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज़ीरो होगा। इट्स मीन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेशनरी चार्ज इज़ ज़ीरो, और इसमें हमने एम्पेयर्स लॉ को यूज़ करके प्रूव भी किया। अब नेक्स्ट इज़ मूविंग चार्ज। आपको पता है आपके पास जब भी किसी, सपोज कर लेते हैं कि दिस इज़ अ कंडक्टर, जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा? उस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा। जब करंट प्रोड्यूस होगा तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये देखते हैं कि क्या वाकई होगा। तो आपको पता है इट्स मीन कि यहाँ पे करंट जो है वो ज़ीरो नहीं है, हियर समथिंग या सम अमाउंट ऑफ करंट इज़ प्रोड्यूसिंग। क्या होगा कि I इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2πr। व्हेन I इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो then B will also not be equals to ज़ीरो। It's mean कि magnetic field due to stationary charge is ज़ीरो, but magnetic field due to a moving charge is not equals to ज़ीरो। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। Describe the change in the magnetic field inside a solenoid carrying a steady current I if point A is the length of the solenoid is doubled but the number of turns remains the same, and B the number of turns is doubled but the length remains the same। अब आपको पता है सोलिनॉइड में जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इक्वल होती है? B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। हम सपोज कर लेते हैं कि ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जब हमने इसमें कोई अल्टरनेशन नहीं की हुई तो आपके पास ये वाली मैग्नेटिक फील्ड आई है। अब क्या करें, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें वो कहते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफ़ेक्ट आएगा जब नंबर 1 आप क्या करें, नंबर ऑफ टर्न्स को सेम रहने दें और लेंथ जो है उसको आप डबल कर दें। तो आपको पता है B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन इज़ इक्वल टू है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर एल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करें, जो पहली है उसमें सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जब अल्ट्रेशंस हो जाएंगी तो ये हमारे पास B डैश हो जाएगा। B डैश इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन नॉट आई ओवर एल डैश। एल डैश को आप क्या कर दें? डबल कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा B डैश इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2L। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो B डैश इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2L। तो ये हमारे पास हो जाएगा एन म्यू नॉट एन आई ओवर एल, तो चूँकि वैल्यू है B की, और B डैश इज़ इक्वल टू आ जाएगा B ओवर 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर आप नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल कर दें, नंबर ऑफ़ टर्न्स को सेम रखें और लेंथ को डबल कर दें तो आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी इनसाइड द सोलिनॉइड।
अच्छा जी, इसके अकॉर्डिंग देखें कि ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड ये थी, जब आपने चेंज किया तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी डैश आई। तो बी ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हाफ हो गई जब आपने लेंथ को डबल किया। तो इट्स मीन कि जब लेंथ हम डबल करेंगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड जो पॉइंट है कि अगर आप नंबर ऑफ़ टर्न्स को 2n कर दें और लेंथ जो है इसको सेम रहने दें, तो बी डैश फिर क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई ओवर एल डैश। इधर से हम इसको एन डैश कह देते हैं, तो बी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एन डैश, अब 2n के इक्वल है, एंड आई ओवर एल। तो ये हमारे पास बी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, म्यू नॉट एन आई ओवर एल। तो दिस इज़ इक्वल्स टू बी। तो अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न्स डबल करते हैं तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डबल हो जाएगी, और अगर हम लेंथ डबल करते हैं तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हाफ हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूव्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन in a region where there is a magnetic field in the negative z direction. What is the direction of the magnetic force, number 1, and will the proton continue to move in the positive x direction? Why? इसको एक्सप्लेन करें। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, प्रोटॉन मूव कर रहा है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव जी डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव जी एक्सिस है, इसका नेगेटिव कहाँ होगा, आपके पास ये नेगेटिव जी एक्सिस होगा, और आपके पास फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो आपने पढ़ा था उसमें आपके पास, या फिर आपने जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। तो आपके पास जो डायरेक्शन होती है फोर्स की वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ दीज वेक्टर्स, यानी कि वेलोसिटी एंड बी। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन आ रही है, वो आपके पास वाई डायरेक्शन आ रही है, तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी। अब वो कहते हैं कि क्या ये मूव करेगा एक सर्कल में, क्या ये मूव करेगा ये जो अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव एक्सिस पे मूव नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा कि एक सर्कल में प्रोटॉन मूव करेगा। क्यों सर्कल में ये मूव करेगा, एक सर्कल में सर्कल में ये मूव इस तरह से करेगा क्योंकि प्रोटॉन जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि एक्ट करती है एट राइट एंगल टू इट्स वेलोसिटी, क्योंकि वाई एक्सिस एंड जी एक्स एक्सिस दोनों राइट एंगल होते हैं। तो ये फोर्स जो है वो एक्ट करेगी इस वेलोसिटी के राइट एंगल पे। तो इससे क्या होगा कि ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करेगा। जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी हर पॉइंट पे, तो आपको पता है सर्कल मोशन एक ऐसी मोशन होती है, सर्कुलर मोशन, जिसमें जो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो हर पॉइंट पे चेंज होती है। तो इसलिए आपका जो प्रोटॉन होगा वो एक्स एक्सिस पे मूव नहीं करता रहेगा, यानी कि उसकी मोशन ये नहीं रहेगी, बल्कि क्या होगा कि वो सर्कुलर मोशन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज। इफ द चार्ज आर डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, व्हाट कैन यू से अबाउट देम। तो क्या होगा आपके पास, अच्छा जी, इसमें हमारे पास ये देखें कि आपके पास 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, उनको आप प्रोजेक्ट करवाते हैं एक ऐसे रीजन में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उनकी वेलोसिटीज़ के परपेंडिकुलर होता है। जैसे बिल्कुल ये देखें, आपके पास फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है इसकी वेलोसिटी के। अब वो कह रहे हैं कि अगर चार्जेस डिफ्लेक्ट कर दें ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे। तो ऑपोजिट डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट वही चीज़ करती है जिनके चार्जेस ऑपोजिट होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं। अब आपने फोर्स का फॉर पॉजिटिव चार्ज पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला यही होता है ना,
F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब अगर चार्ज आपके पास नेगेटिव है तो क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो पॉजिटिव वाले की पे ये वाली फोर्स एक्ट करेगी और नेगेटिव वाले पे ये फोर्स एक्ट करेगी। और आपको पता है ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सिंपल डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। अगर ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ऑपोजिटली डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सपोज दैट अ चार्ज Q इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी v, यानी कि एक आपके पास चार्ज Q है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। वाई इज़ देयर नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द चार्ज Q। अभी हमने पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में देखा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है दैट इज़ ओनली डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ये वर्क नहीं करती बल्कि ये पाथ को क्या करती है, चेंज कर देती है और बॉडी को डिफ्लेक्ट कर देती है उसके ओरिजिनल पाथ से। तो आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होती है, चार्ज के लिए F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब देखें जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स होती है ये हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा, आपके पास आपका जो एंगल है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री आपको पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा, एंगल इज़ 90 डिग्री तो ये आ जाएगा एफ डी कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, 0। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वर्क डन विल बी 0। अब नेक्स्ट हमारे पास है if a charged particle moves in a straight line through some region of space, can you say that the magnetic field in the region is 0? क्या आप बताएं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी या नहीं होगी। तो देखें 0 हो भी सकती है, 0 नहीं भी हो सकती, क्योंकि फोर्स किसके इक्वल है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसी वाले फार्मूला को अगर आप ओपन करें F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर। तो अब देखें फोर्स कब कब 0 होगी, अगर B 0 हो तब भी फोर्स 0 होगी, क्योंकि ये B जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। नंबर 2, अब यहाँ पे ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो साइन जो है वो आपके पास 2 वैल्यूज़ पे 0 शो करता है, 0 डिग्री पे और अगर एंगल 180 डिग्री हो। अगर साइन 0 हो तब भी फोर्स 0 होगी, अगर थीटा जो है वो आपके पास 180 हो यानी कि साइन 180 हो तब भी आपके पास जो फोर्स होगी वो 0 होगी। जब एंगल 0 है इसका क्या मतलब है, एंगल 0 होगा तो चार्ज्ड पार्टिकल मूव करेगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और अगर 180 है तो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा एंटी पैरेलल यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे आज 7 हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं। इनमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।